हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिकल केमिस्ट्री क्लास। आज हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। इसमें हम दो रिएक्टेंट ऐसे लेंगे जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट बी है। इससे हमारे पास प्रोडक्ट कोई भी बनेगी। हम फर्ज करते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ यानी T इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन हमारे पास स्मॉल ए है और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन हमारे पास स्मॉल बी है। रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो हमारे पास प्रोडक्ट 0 बनेगी। उसके बाद हम कहते हैं कि टाइम जब इज इक्वल टू हो जाएगा T यानी कुछ देर गुजरने के बाद 5 मिनट 10 मिनट के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी X। फर्ज करते हैं कि हम X बनी है तो हमारे जो रिएक्टेंट होंगे वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो उन रिएक्टेंट का पता चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इस X को माइनस कर देंगे हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन में। जितनी भी B रिएक्टेंट की पहले कंसंट्रेशन थी और A रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी। एक बात ज़हन में रखनी है कि A और B की इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट थी। अगर इसकी 5 थी तो इसकी 10 थी, इसकी 10 थी तो इसकी 5 थी। इसके बाद इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को खत्म करके हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वो कौन सा कांस्टेंट होगा, के कांस्टेंट हमारे पास आ गया। और ये दो हमारे पास हमारे रिएक्टेंट हैं। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। असल में हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो कि हमें बता सके कि हमारे रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन बच गई है या फिर हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो किस हद तक हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। किसी भी टाइम पे 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन है। इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन को। और इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है, यानी कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने अलग कर लेना है और बाकी जो भी टर्म्स हमारे पास बचेंगी उनको हमने अलग कर लेना है। या सिंपली ऐसे आप कह लें कि x वाले को हम एक साइड पे ले आएंगे और दूसरी जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होंगी उसको दूसरी साइड पे, जिस तरह की ये हमारे पास नेक्स्ट में है dx डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स हो गया। x वाली सारी एक साइड पे आ गई और बाकी k dt दूसरी तरफ हमारे पास चला गया। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इधर भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। कि हमने इंटीग्रेशन साइन से पहले लिखा क्योंकि कांस्टेंट है, आप दूसरी साइड पे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमें इस राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन पता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं 0 ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में। इसकी इंटीग्रेशन होती है KT प्लस C। हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। टू इंटीग्रेट लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू डू पार्शियल फ्रैक्शंस। और पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह होती है ये हम नेक्स्ट 3-4 स्टेप में उसको देखेंगे। यानी अब हम इस साइड को सिर्फ देख रहे हैं कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन देखेंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे जिस तरह ये नीचे लिखा हुआ है, यानी ये a माइनस एक्स और b माइनस एक्स होगा। ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव है, उसकी जगह हम 1 लगा लेते हैं। ये हमारे पास इक्वल होता है a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स। यानी ये a माइनस एक्स जो था ये a रिएक्टेंट से हमें मिला था, उसकी कंसंट्रेशन है जो पीछे बच गई है, और ये b की कंसंट्रेशन है, इसलिए हम ऊपर a और b लिख सकते हैं। इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद हमारे पास एलसीएम लेना होगा इसका। ये वही हमने पीछे वाली इक्वेशन ऊपर लिख ली है, इसका अब हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम किस तरह लेंगे, नीचे a माइनस एक्स है और b माइनस एक्स है, दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों को हम डिवीजन फॉर्म में इधर नीचे लिख लेते हैं। अब इसका एलसीएम देखते हैं। a माइनस एक्स वाली साइड का देख लेते हैं। a माइनस एक्स से कट गया यानी a माइनस एक्स 1 जार a माइनस एक्स, तो ये दोनों कट गए। पीछे हमारे पास b माइनस एक्स रह गया, उसको हम ऊपर लिख लेंगे इस a के साथ। इसी तरह हमारी दूसरी साइड देखेंगे, b माइनस एक्स है, b माइनस एक्स से कट गया, पीछे a माइनस एक्स रह गया। अब इस a माइनस एक्स को हम ऊपर वाले b के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कुछ कट रहा है, तो हमारी ये जो नीचे वाले टर्म्स हैं ये कट रही हैं। a माइनस एक्स इधर वाले a माइनस एक्स से कट गया, b माइनस एक्स भी b माइनस एक्स से कट गया। हमारे पास इधर 1 बच गया और इधर
a इंटू बी माइनस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स हमारे पास बच गया, जिसको हमने ये नीचे लिख लिया। ये हमारे पास है फोर्थ इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में से a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि a माइनस एक्स, बारी बारी हम फर्ज कर लेते हैं कि a माइनस एक्स ज़ीरो के इक्वल होगा, फिर हम दूसरी दफ़ा करेंगे b माइनस एक्स को ज़ीरो के इक्वल करेंगे। पहले हम a माइनस एक्स को ज़ीरो के इक्वल किया, तो इस माइनस वाले को हम क्या करेंगे, उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर हमारे पास x इज इक्वल टू a आ जाएगा। इस a को हम अब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब ऊपर वाली इक्वेशन में इस a को हमने x की जगह पे पुट कर दिया तो हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बना। ये इधर ऊपर x था, इधर हमने नीचे a पुट कर दिया, इधर x था, इधर भी हमने a पुट कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये a पॉजिटिव है और ये नेगेटिव a है, पॉजिटिव नेगेटिव से कट जाएगा तो पीछे हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बच जाएगा। अब इस इक्वेशन में कुछ थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे, इस माइनस a को इधर लेके आएंगे और इस b को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो जब इस नेगेटिव a को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ब्रैकेट के अंदर पहली जो टर्म होती है उसके साथ हम नेगेटिव नहीं लिखते, उसको हम ये बेहतर समझा जाता है कि बाहर लिख लें, तो हमने बाहर लिख लिए। यहाँ मल्टीप्लाई कर लें आप नेगेटिव के साथ, एक ही बात है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरह अब इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस वन को हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। या दोनों साइडों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे नेगेटिव साइन से तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया a का। बिल्कुल इसी तरह हम b को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब b माइनस एक्स को हम क्या करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। तो x को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा b के। अब x इज इक्वल टू b को हम पुट कर देंगे x की जगह पे, उसी पिछली वाले एक्सप्रेशन में जिसमें हमने a माइनस एक्स पुट किया था, यानी x इज इक्वल टू a पुट किया था हमने, जिसमें उसमें जब हमने पुट किया तो 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस, इधर x था अब इधर b आ गया। इसी तरह दूसरे में इधर x था अब इधर हमने b लगा दिया। ये पहले वाला पॉजिटिव b नेगेटिव b से कट जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो a से मल्टीप्लाई हो तो ये a b क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। पीछे हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बच जाएगा, b इंटू a माइनस b बच गया। अब हमने b फाइंड आउट करना है तो उसको हमें अलग करना पड़ेगा। इसको इधर ही रहने दें, इसको उठा के एक्सप्रेशन को दूसरी तरफ ले जाएं तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इधर इक्वेशन 4 लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना आपने, इक्वेशन 3 लिखना है इधर आपने। जब आप उसके अंदर a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसको हम फर्ज कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, 7th इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 7 है ये हमारे पास होती है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म। इस पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म को अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। पिछले जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उसकी हम इंटीग्रेशन नहीं थे कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला मैथमेटिक्स के अंदर नहीं है। हमारे पास इक्वेशन 3 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड थी ये वाली, इसको हम फाइंड आउट कर रहे थे। इसकी इंटीग्रेशन जब पॉसिबल नहीं है क्योंकि फार्मूला नहीं है, तो हमारे पास ये इक्वल होती है इस साइड के। तो ये वाली जो साइड है इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसके लिए फार्मूला मौजूद है। तो हम इस साइड की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। दोनों वैल्यूज के साथ हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लग गया, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लग गया। अब आप देखेंगे कि दोनों वैल्यूज में a माइनस बी जो है वो नीचे मौजूद है, इधर भी a माइनस बी मौजूद है, इधर भी a माइनस बी मौजूद है। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले ये क्या हो जाएंगे, दोनों बाहर आ जाएंगे। इस वाली वैल्यू में भी ये क्या होगा, a माइनस बी बाहर आ जाएगा, और इस वाली वैल्यू में भी a माइनस बाहर क्या होगा। इंटीग्रेशन से पहले हम इसको लिख लेंगे, इंटीग्रेशन के साइन से पहले इसको हम लिख लेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी तो पीछे हमारे पास dx डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स था, उसकी जगह हमारे पास है उस dx की जगह डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स की जगह हमारे पास है नेचुरल लॉग इंटू a माइनस एक्स आ गया। और दूसरी साइड पे भी बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन था हमारे पास, तो उसकी जगह पे भी हमारे पास नेचुरल लॉग b माइनस एक्स आ जाएगा। ये इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म होती है।
इंटीग्रेशन एक लेंथी टॉपिक है, उसको अलग से हम नहीं समझ सकते, इसलिए आप बेहतर है कि याद कर लें जो पीछे हमारे पास एक्सप्रेशन था उसकी इंटीग्रेशन ये होती है और दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह हमारे पास इंटीग्रेशन होती है। नेचुरल लॉग हमारे पास आ जाएगा। अब इनके नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम नेगेटिव के साथ, नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव था ये भी पॉजिटिव हो गया, इसी तरह ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव था ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। इस एक्सप्रेशन में से हम 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। इस एक्सप्रेशन पे हम नेचुरल लॉग का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा। यानी ऐसे ही समझें आपके पिछला जो ये वाला आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें से ये जो नेचुरल लॉग है इसको हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि दरमियान में नेगेटिव है। जब दरमियान में नेगेटिव हो और नेचुरल लॉग प्रेजेंट हो तो नेचुरल लॉग को कॉमन करके ये दोनों एक्सप्रेशन डिवीजन में आ जाते हैं। देखेंगे इसी तरह हुआ है। ये वाला आपके पास 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी बिल्कुल सेम है वैसे कि वैसे। ये नेचुरल लॉग आपने क्या किया, कॉमन किया तो वो जो दरमियान में माइनस था वो ख़त्म होके ये b माइनस एक्स हमारे पास डिवीजन फॉर्म में आ गया। जो इक्वेशन 2 के अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी ये उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई है और राइट हैंड साइड की हमें पता है कि kt प्लस सी होती है। तो इक्वेशन 2 पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने से लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई और राइट हैंड साइड हमारे पास ये बन गई। ये इन बिटवीन जो प्रोसेस था इक्वेशन 2 के बाद वाला, इक्वेशन 3 से लेके 7 तक जो एक्सप्रेशन थे वो हम लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे थे। यानी ऐसे समझें इक्वेशन 2 के बाद आपका जो एक्सप्रेशन बनता है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन बनता है, वो आपके पास इक्वेशन 8 का बनता है। इसके इन बिटवीन जो भी था वो लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए था। जब हमारे पास दोनों साइडों की इंटीग्रेशन हो जाती है तो हम जीरो ऑर्डर में भी और फर्स्ट ऑर्डर में भी क्या करते थे, इस c की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो आपको पता है बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। हम x इज इक्वल टू बी ज़ीरो फ़र्ज करते हैं और t इज इक्वल टू बी ज़ीरो फ़र्ज करते हैं। लास्ट एक्सप्रेशन में जहाँ पे भी x होगा और जहाँ पे भी t होगा वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन 9 बनेगा, इक्वेशन नंबर 9 बन जाएगी। ये k मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ये a हमारे पास 0 नहीं होगा, ये b भी 0 नहीं होगा, a डिवाइडेड बाई b बच जाएगा। राइट हैंड साइड पे सिर्फ c बच गया और इस साइड पे हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बच गया। यानी हमारे पास c की वैल्यू ये वाली होती है। अब इस c की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। इक्वेशन नंबर 8 में k t के साथ प्लस c था, उस c की जगह पे हमने अब ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब अगर इसमें से आप k कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज किस तरह करेंगे कि कंसंट्रेशन वाली टर्म्स एक साइड पे ले आएंगे और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। कंसंट्रेशन वाली आपके पास कौन सी टर्म्स हैं जिनके अंदर ए बी आ रहा हो। रिएक्टेंट हमारे पास ए और बी थे, उन्हीं की कंसंट्रेशन थी जो कि चेंज हो रही थी। यानी ए और बी वाली वैल्यूज सारी एक साइड पे आ जाएंगी और दूसरे जो कांस्टेंट होंगे हमारे पास दूसरी साइड पे चले जाएंगे। के हमारे पास कांस्टेंट है और कोई टाइम हमने फर्ज किया हुआ है कि 5 मिनट के बाद हम स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन को, 10 मिनट के बाद, घंटे के बाद, वो हमारे पास क्या है, दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं तो वो दूसरी साइड पे चले जाएंगे। बाकी हमारे पास कंसंट्रेशन की टर्म्स एक साइड पे आ जाएंगी। इस इक्वेशन में से हम 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। हम इस पे नेचुरल लॉ का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। नेचुरल लॉ का फार्मूला आपको पता है कि नेचुरल लॉ को हम कॉमन ले लेंगे और बाकी जो दरमियान में माइनस होगा वो ख़त्म होकर नीचे हमारे पास ये a इंटू बी माइनस एक्स वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ऊपर वाला वैसे का वैसे रहेगा, जो दरमियान में माइनस के बाद वाला है वो डिवीजन फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी।
इस इक्वेशन से हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हम क्या करते हैं, के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी अभी हमें इधर ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। गैस फेज के अंदर हमारे पास ये एग्जांपल्स होती हैं। इसकी NO2 की एग्जांपल हमारे पास होगी। इस पे आप सेम वही चीज़ अप्लाई करेंगे जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो आपके पास क्या होगा, कंसंट्रेशन फाइंड आउट हो जाएगी। आप रिएक्टेंट की पता करना चाह रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद, घंटे के बाद कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी है या प्रोडक्ट की कितनी है, तो वो आपको पता चल जाएगी। इसी तरह हमारे पास सॉल्यूशन फेज में भी कुछ एग्जांपल्स हैं। वो भी बिल्कुल आपने सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है जैसा कि हम पीछे अप्लाई करके आए हैं।